पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शू मुआन ने यांग जियान से पूछा था कि क्या वो उसका फोन नंबर पहले से जानता था। यांग जियान ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शू मुआन के चेहरे पर छिपी वो रहस्यमयी मुस्कान किसी और ही राज की तरफ इशारा कर रही थी। इसके बाद जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, यांग जियान तुरंत खड़ा हो गया और उसने शू मुआन के कंधे पकड़कर कहा कि वो वहीं उसका इंतजार करे, क्योंकि वो बहुत जल्द वापस आने वाला है। शू मुआन ने भी समझदारी से सिर हिलाया और अपना बैग पैक करने लगी। तभी उसकी नजर यांग जियान के बैग में रखे एक छोटे से काले डिब्बे पर पड़ गई। उसे देखते ही शू मुआन का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसने देखा कि यांग जियान यांग वेई का हाथ पकड़कर तेजी से बाहर की ओर भाग रहा है। ये देखकर शू मुआन की आंखों में उदासी छा गई। आखिर यांग जियान क्या करने जा रहा था और उसने शू मुआन को अपने साथ क्यों नहीं आने दिया? तो दोस्तों, इतना हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अब आगे की कहानी में देखते हैं कि यांग जियान के उस रहस्यमयी काले डिब्बे में आखिर क्या था और वो शू मुआन से क्या छिपा रहा था। शाम ढलने लगी थी। वह लड़की अपना बस्ता गले से लगाए चुपचाप अपनी जगह पर अकेली बैठी थी। वह अपने लड़के के वापस आने का इंतजार कर रही थी। उसने कुछ नहीं किया, बस बेजान आंखों से दरवाजे की तरफ घूरती रही, जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। जब यांग वेई अकेला वापस लौटा तो शू मुआन की आंखों में एक पल के लिए चमक आई और फिर तुरंत बुझ गई। वह तेज कदमों से यांग वेई के पास गई और भारी आवाज में पूछा, वह कहाँ है? यांग वेई ने रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए कोने में लगे प्रसारण यंत्र की तरफ इशारा किया। अगले ही पल उस यंत्र से मेरी मीठी और सुरीली आवाज में एक गाना गूंजने लगा। तुम्हारे शरीर की वो जानी पहचानी खुशबू ही मेरे लिए तुम्हारे होने का एहसास है। शू मुआन ये सुनते ही सन्न रह गई। ये गाना पानी की तरह शांत था, लेकिन उसके दिल पर किसी बड़ी लहर की तरह टकरा रहा था। वह अंदर से बहुत बेचैन और उथल पुथल महसूस कर रही थी। गाना आगे बढ़ा। हम इतने लंबे सफर के बाद मिले हैं। मैं किसी भी और से ज्यादा तुम्हारी अहमियत समझता हूं। इतने वक्त बाद मैंने फैसला कर लिया है, मैंने तुम्हारा हाथ थामने का फैसला कर लिया है और अब इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उस लड़की ने अपने दिल की धड़कनों को काबू करने की कोशिश की। क्या वह उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा है? ठीक उसी वक्त यंत्र से मेरी बिल्कुल साफ आवाज आई, शू मुआन, मुझे पता है कि तुम चुपचाप मेरा इंतजार कर रही हो। मेरी बात खत्म होते ही पूरे विद्यालय में हंगामा मच गया। जो छात्र विद्यालय से जा चुके थे वे भी वापस दौड़ पड़े। विद्यालय का सूचना पटल पूरी तरह ठप हो गया। भला विद्यालय के सबसे होशियार लड़के के प्यार के इजहार का नजारा कौन नहीं देखना चाहेगा? प्रसारण कक्ष में प्रधानाचार्य मेरी बहन किंग मेंकी की जमकर तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि मैं कितना होनहार हूं और हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। लेकिन मेरी बहन ने बहुत ही रूखेपन से कहा, नई इमारत का पैसा विद्यालय के खाते में पहुंच जाएगा। मेरा भाई जो चाहेगा वो करेगा। अगर किसी को परेशानी है तो पहले उसे मेरे भाई जितने अंक और इतनी दौलत कमानी होगी। इतना कहकर वह बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए विद्यालय की इमारत की तरफ चल दी, ताकि इस मजेदार नजारे को अपनी आंखों से देख सके। और उधर कक्षा में मेरी बात सुनकर शू मुआन तुरंत बाहर की तरफ भागने लगी। यांग वेई ने जल्दी से उसे रोका और कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकती। चेन चेन यहां आने वाला है। लेकिन शू मुआन जैसे ही दालान में पहुंची, वह अचानक रुक गई। वह कुछ ही दूरी पर एक चलते फिरते क्रिसमस के पेड़ को घूर रही थी। उस पेड़ के नीचे से दिख रहे पैर और वो जानी पहचानी आंखें उसी लड़के की थीं जो उसकी रूह में बसा था। इस पल उसे सब कुछ समझ आ गया। उसकी यादें अचानक 2 साल पहले की उस क्रिसमस की रात में चली गईं। उस दिन उस लड़के ने पूरे 186 दिन और 12 घंटे से उससे बात नहीं की थी। उस लड़की का दिल पूरी तरह से टूट चुका था और वो निराशा में डूब गई थी। उस साल क्रिसमस की रात मुझे खुश करने के लिए उसने क्रिसमस के पेड़ वाले भारी कपड़े पहने और गर्मी से भरी बैठक में छुपकर मेरा इंतजार किया। उसने मुझे संदेश भेजा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी वह जिद पर अड़ी रही और इंतजार करती रही। उसे पूरा विश्वास था कि मैं नीचे आऊंगा। आखिरकार मैं नीचे आया, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। बैठक की बत्तियां अचानक जलीं। मेरे परिवार के सभी लोग वहां मौजूद थे। एक मजेदार से संगीत के साथ वह बहुत ही अजीब तरीके से नाचने लगी। यह वो नृत्य था जिसके लिए मैंने उससे बहुत बार जिद की थी, लेकिन वह कभी नहीं मानी थी। लेकिन मेरे लिए उसने छुपकर इसकी इतनी मेहनत से तैयारी की थी। उसे लगा था कि मैं यह देखकर खुश होऊंगा और उसे माफ कर दूंगा। लेकिन जब उसका नाचना खत्म हुआ और उसने मेरे लिए प्यार से तैयार किए गए 3 तोहफे निकाले, तो मैंने अपने ही हाथों से उन्हें जोर से जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। आज वही लड़का उसी तरह के क्रिसमस के पेड़ वाले कपड़े पहने उसी अजीब तरीके से वही नृत्य कर रहा था।
उसके हर एक कदम में बहुत सारी उम्मीदें थीं। शू मुवान का दिल जैसे किसी ने जोर से मुट्ठी में भींच लिया हो। इससे पहले कि मैं अपना नाचना खत्म करता, वह दौड़कर मेरे पास आई और मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं तुरंत रुक गया। इन भारी कपड़ों के बाहर से भी मैं उसके शरीर की कपकपाहट महसूस कर सकता था। शू मुवान, क्या तुम्हें यह पसंद आया? मुझे बहुत अफसोस। अफसोस शब्द अभी मेरे मुंह से निकला भी नहीं था कि उसने मुझे झटके से छोड़ दिया और मेरे सिर से वो मुखौटा उतार दिया। मुझे पसीने से लथपथ देखकर शू मुवान को इतना दुख हुआ कि उसकी आंखें लाल हो गईं। हाँ, बहुत पसंद आया। सच कहूं तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बस मेरे सामने खड़े रहना ही मुझे तुम्हारा दीवाना बनाने के लिए काफी है। लेकिन मैं जिद में 2 कदम पीछे हटा और मैंने उन कपड़ों के अंदर से 2 छोटे डिब्बे निकाले। देखो, ये वो तोहफे हैं जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैंने डिब्बों को हिलाया। मेरी आवाज भर्राई हुई थी। शू मुवान, सच तो यह है कि उस रात मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी थी। तुम्हारा संदेश मैंने बहुत पहले ही देख लिया था। जब रात के 12 बजने वाले थे तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं खुद को नीचे आकर तुमसे मिलने से रोक नहीं पाया। तुम्हारे उस नाच को देखकर मैं बहुत भावुक हो गया था। मैं तुम्हारे तोहफे लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही मुझे उस छोटे से कुत्ते लकी की खून से लथपथ हालत याद आई, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मैंने तेजी से अपना सिर ऊपर उठाया ताकि मेरे आंसू नीचे न गिरें। अब जब मैं उस बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। एक छोटा सा कुत्ता तुमसे ज्यादा अहम कैसे हो सकता है? उस वक्त ऐसा नहीं था कि मुझे तुम पर यकीन नहीं था, बल्कि तुमने कभी सफाई ही नहीं दी। तुम बस मुझसे माफी मांगती रही। इसलिए मुझे अनजाने में लगा कि वह तुमने ही किया था। मैंने अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और उसे घूरते हुए कहा, सच तो यह है कि वो तुमने नहीं किया था, है ना? उस लड़की की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। इसका जवाब बिना कुछ कहे ही मिल गया था। तब जाकर मैं वो 2 डिब्बे लेकर उसके सामने गया। मैं अब अपना कर्ज चुकाने आया हूं। तुम घर जाकर इन्हें देखना। ठीक है। उसने कांपते हुए हाथों से उन्हें ले लिया। लेकिन मैंने अचानक क्रिसमस के पेड़ वाले कपड़े उतार फेंके और सीधे उसकी आंखों में देखा। शू मुवान, तीसरा तोहफा मैं खुद हूं, तुम्हारा किंग चेन। मैंने उसकी हैरान आंखों को देखकर अपनी बात जारी रखी। तुम्हें भी खुद पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। क्या तुम भूल गई कि तुम कितनी काबिल हो? वो कौन थी जिसने बचपन में अनगिनत बार गणित के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में पहला मुकाम हासिल किया था? वो कौन थी जिसे कॉलेज में ही दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय ने दाखिला दे दिया था? वो कौन है जो इतनी खूबसूरत है और सितारों की तरह चमकती है? हाँ, मेरी लड़की हमेशा से इतनी बेहतरीन रही है, लेकिन उसने मेरे लिए अपने सारे सुनहरे मौकों को ठुकरा दिया। मैंने अपनी बाहें फैला दी। मेरी आंखों में आसमान के सारे सितारों की चमक थी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपने दिल की बात पहले नहीं समझ पाया। क्या अब तुम उस 8 साल की शू मुवान की तरह बिना कुछ सोचे समझे मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगी? उस लड़की ने अचानक अपना सिर झुकाया और अपनी आंखें ढंक लीं। एक आंसू चुपचाप उसके गालों से बह निकला। उसने इतनी दर्द भरी और भारी आवाज में कहा, इस बार मुझे तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना है। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे गले लगाओ। मेरा दिल दर्द से तड़प उठा। वह रो रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। मैं दौड़कर गया और उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, अब से हमेशा तुम्हें ही गले लगाऊंगा, ठीक है? उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन में छुपा लिया। उसके गर्म आंसू मेरी त्वचा को जला रहे थे। अब तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हंसते हुए रो रहा था। मैंने एक हाथ से उसकी पीठ थपथपाई। कभी नहीं, मुझे तुम चाहिए। अगर मैंने तुम्हें फिर कभी छोड़ा तो तुम मुझे घसीट कर नर्क में ले जाना। शू मुवान का शरीर अचानक सुन्न पड़ गया। यही बात तो उसके दिल में चल रही थी। ठीक उसी समय यह तमाशा देख रही मेरी बहन किंग मैंकी हमारी तरफ आई। लेकिन वह हमारे पास नहीं आई, बल्कि सीधे यांग वेई के पास गई, जो यह सब अपने कैमरे में कैद कर रहा था। क्या तुम मुझे वह वीडियो भेज सकते हो जो तुमने अभी बनाया है? यांग वेई ने अचानक सामने आई इस खूबसूरत लड़की को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे तब जाकर एहसास हुआ कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी वह मेरी ही बहन थी। क्या तुम सच में मुझे घर तक नहीं छोड़ोगी? मैंने अपने बस्ते की पट्टी को पकड़ते हुए मुंह बनाकर थोड़ी नाराजगी से कहा। शू मुवान हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मैंने ठीक से नहीं सुना। फिर उसने अपनी जेब से एक आयताकार छोटा सा डिब्बा निकाला और दोनों हाथों से मुझे थमा दिया। ये मेरी तरफ से तुम्हारा क्रिसमस का तोहफा है। देखो, तुम्हें पसंद आता है या नहीं? उसने बहुत ही डरते डरते पूछा, जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं इसे लेने से मना न कर दूं। मैं उसे खोलने के लिए बहुत बेताब था। अंदर 4 पत्तियों वाले डिजाइन की एक बहुत ही खूबसूरत और कीमती कलाई घड़ी थी, जिसमें काले रंग के पत्थर जड़े हुए थे। ये बहुत ही सादी लेकिन बेहद शानदार लग रही थी। मैंने एक ही नजर में उस डिब्बे पर छपे मशहूर और महंगे ब्रांड के निशान को पहचान लिया।
ये कोई सस्ती चीज नहीं थी, इस ब्रांड की शुरुआत ही लाखों रुपए से होती थी। क्या तुम्हें ये पसंद आया? वह मुझे घबराहट से देख रही थी, उसे डर था कि कहीं मुझे ये पसंद ना आए। मैंने अपने दिल में उठ रहे दर्द को दबाया, अपना सिर नीचे किया और कहा, बहुत पसंद आया। लेकिन क्या तुमने इसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं? यह सुनकर उसने चैन की सांस ली और बोली, ज्यादा नहीं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा है, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगी। उसने मुझे बताया कि उसने ये पैसे कंप्यूटर पर काम करके कमाए हैं। तब जाकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। मैंने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, तो फिर तुम ही इसे मुझे पहना दो। शुमुआन ने वो कलाई घड़ी निकाली और मेरे हाथ पर पहना दी। उस ठंडी घड़ी का एहसास मेरी कलाई पर हो रहा था। मैंने उस 4 पत्तियों वाले डिजाइन को छुआ और कहा, शुमुआन, तुमने अपनी सारी शांति और खुशियां मुझे दे दी। तुम्हारा क्या होगा? 186 सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़कर जो दुआ का ताबीज तुम लाई थी वो तुमने मुझे दे दिया। अब अपनी सारी जमा पूंजी भी तुमने मुझे दे दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई डर नहीं है, मेरे पास तुम जो हो। जब तुम मेरे साथ हो तो मेरे पास सब कुछ है। उसकी बात खत्म होते ही एक बेहद कोमल और प्यारा सा चुंबन मेरे होंठों पर पड़ा। यह बस पल भर का था। मैंने काफी देर तक हिम्मत जुटाने के बाद आखिरकार पूछ ही लिया, क्या तुम्हारे घुटने अभी भी दर्द करते हैं? उसका शरीर अचानक सुन्न पड़ गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे यह बात पता चल जाएगी। अब दर्द नहीं होता, बहुत पहले ही ठीक हो गया था। तुम झूठ बोल रही हो। 186 सीढ़ियां, तुम्हारी दादी ने बताया था कि तुम्हारे घुटनों से बहुत खून बह रहा था। मैं अब और खुद को रोक नहीं पाया। मैं रोते हुए उससे पूछने लगा, अगर मेरी सलामती की कीमत तुम्हारे घाव हैं तो मुझे ऐसी सलामती नहीं चाहिए। मैं रोते हुए किसी छोटे भालू की तरह उससे लिपट गया। क्या तुम्हें पता है कि जब कोई अपना चोटिल हो और तुम उसकी देखभाल न कर सको तो कैसा महसूस होता है? ये चाकू से कटने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। उसने मुझे गले लगा लिया और माफी मांगने लगी। मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो तुम मुझे चूम लो। मुझे चूमोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैंने अभी अभी उसके होंठों की मिठास चखी थी और मैं एक बार फिर उसे महसूस करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, मेरी बहन किंग मैंकी तेजी से हमारी तरफ आ गई। शू मुवान ने तुरंत मुझे छोड़ दिया और पीछे हट गई। मेरा तो जैसे सारा मजा ही किरकिरा हो गया। किंग मैंकी ही मेरे और शू मुवान के प्यार के बीच की सबसे बड़ी रुकावट थी। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह आते ही शू मुवान से कहेगी, भाभी जी, कृपया मेरे भाई को घर ले जाइए। भाभी जी, यह शब्द सुनते ही शू मुवान का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने तुरंत मुझे छोड़ दिया और मेरी बहन को मुझे ले जाने दिया। किंग मैंकी ने एक हाथ जेब में डाला और दूसरे हाथ से मुझे खींच कर ले जाने लगी। मैं बार बार मुड़कर उसे देख रहा था और हाथ हिला रहा था। शू मुवान, जल्दी घर जाना, पहुंचकर मुझे फोन करना। बहन, इतनी तेज मत चलो ना, मैं उसे थोड़ा और देखना चाहता हूं। लेकिन किंग मैंकी रुकी नहीं, बल्कि उसने मुझे और भी ऊपर उठा लिया, जिससे मेरे दोनों पैर जमीन से ऊपर हो गए। लेकिन शू मुआन वहां से नहीं गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने के ठीक पहले मैंने देखा कि वह अभी भी वहीं खड़ी थी और बहुत ही प्यार से मुझे देख रही थी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में अचानक एक अजीब सी घबराहट होने लगी। सड़क की रोशनी में खड़ी उसकी परछाई बहुत ही अकेली और उदास लग रही थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने तुरंत अपनी बहन का हाथ झटका और पागलों की तरह उस लड़की की तरफ दौड़ पड़ा। वह मुझे देखकर हैरान थी। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे कसकर गले लगा लिया। शू मुवान, हम हमेशा ऐसे ही अच्छे से रहेंगे ना? मैंने रोते हुए कहा। मुझे डर है कि यह सब सिर्फ एक सपना ना हो। उसने मेरे बालों को सहलाते हुए एक बहुत ही गहरी और प्यार भरी आवाज में कहा, हम। मैंने जब उससे 3 बार वादा लिया तब जाकर उसने मुझे जाने दिया। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसने फिर से पीछे मुड़कर कहा, चेन चेन, घर जाओ, बहुत ठंड है। जब तक उसकी परछाई पूरी तरह से गायब नहीं हो गई तब तक मैं वहां से नहीं हिला। उसके जाने के बाद ही मैं बेमन से अपने घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा, मेरी बहन ने ताना मारते हुए कहा, छोटे नवाब आखिरकार अपने घर लौट ही आए। उसने अपना फोन हिलाते हुए कहा, नवाब जी, जरा अपना फोन तो देखिए। मुझे लगता है कि घर में बम फूटने वाला है। मैंने नीचे देखा। उसने 1 घंटे पहले ही मेरा और शू मुवान का वीडियो हमारे परिवार के ग्रुप में भेज दिया था। दूसरी तरफ एक अंधेरी और सीलन भरी छोटी सी गली में जो लड़की अभी कुछ देर पहले तक बहुत ही प्यार भरी और कोमल लग रही थी, वह अब एक खूंखार भेड़िए की तरह नजर आ रही थी। वह बड़ी ही ठंडी और खौफनाक नजरों से सामने खड़े उन गुंडों को देख रही थी जिनके हाथों में लकड़ी के डंडे थे। सही मायनों में कहा जाए तो उसकी नजरें उन गुंडों के पीछे खड़ी डू कियान पर टिकी थीं। उस नजर को देखकर उन गुंडों के भी पसीने छूट रहे थे। डू कियान ने दांत पीसते हुए गालियां दी, ये तो बस एक कचरा है, इसे तब तक मारो जब तक कि यह अपाहिज ना हो जाए। लेकिन शू मुवान के चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था। उसने बड़े ही आराम से अपना बस्ता उतारकर अपने सामने रख लिया ताकि वह सुरक्षित रहे।
अगले ही पल उस संकरी गली में दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। डू कियान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसके 8 गुंडे जमीन पर पड़े तड़प रहे थे और शू मुवान को खरोंच तक नहीं आई थी। वह हाथ में एक डंडा लिए धीरे धीरे डू कियान की तरफ बढ़ रही थी। डू कियान डर के मारे कांपने लगी। शू मुवान, तुम कचरा हो, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। किंग चेन तुम्हें क्यों पसंद करेगा? वह तो मुझसे प्यार करता है। उसने खुद मुझसे कहा था कि वह मुझसे प्यार करता है। डू कियान की इस बात ने शू मुवान के गुस्से को पूरी तरह से भड़का दिया। उसने अपना हाथ जोर से घुमाया और डंडा सीधे डू कियान की जांघ पर दे मारा। डू कियान दर्द से चीख उठी और जमीन पर गिर पड़ी। उसके माथे से पसीना बह रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं किंग चेन को बता दूंगी कि तुम कितनी घटिया हो। शू मुवान का चेहरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी आवाज में एक अजीब सा घमंड था। वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और तुम होती कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों पर कोई यकीन करेगा? क्या उसने खुद तुम्हें पहले यह नहीं बताया था कि उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है? शू मुवान जैसे ही दोबारा उस पर वार करने वाली थी, अचानक उसे एक ठंडी चमक दिखाई दी। उसने तेजी से अपने शरीर को मोड़ा और एक बेहद तेज धार वाला चाकू उसके चेहरे के बिल्कुल पास से गुजर गया। डू कियान ने उस लड़की को देखकर चिल्लाया और उसकी तरफ भागी। लड़की के पीछे खड़े दो बहुत ही खूंखार दिखने वाले आदमियों ने तुरंत अपने जैकेट उतार दिए। उनके हाथों में भी तेज धार वाले चाकू थे और उन्होंने शू मुवान को घेर लिया। शू मुवान ने लकड़ी का डंडा कसकर पकड़ लिया। उन दोनों के तेज और खतरनाक हमलों का वह बहुत ही बहादुरी से सामना कर रही थी और बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ रही थी। लेकिन ठीक उसी समय जमीन पर पड़ी डू कियान अचानक जोर से चिल्लाई, किंग चेन, तुम आ गए। ये नाम सुनते ही उस लड़की का शरीर अचानक से रुक गया। उसने तुरंत अपना सिर पीछे घुमाया। बस यही वो पल था। इसी एक पल की चूक का फायदा उठाते हुए एक आदमी ने अपना चाकू पूरी ताकत से उसके पेट में घोंप दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा और दूसरे आदमी ने एक जोरदार लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जिस जगह पर उसने पीछे मुड़कर देखा था वहां कोई नहीं था। वह जगह बिल्कुल खाली थी। वहां मेरे होने का कोई नामो निशान तक नहीं था। डू कियान जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने एक डंडा उठाया और लड़खड़ाते हुए शू मुवान के पास आई। क्या तुम बहुत होशियार नहीं बन रही थी? अब उठो ना। उसने डंडे से शू मुवान की पीठ पर जोर से वार किया। वह पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाई, मैंने कहा था ना कि तुम एक कचरा हो। अगर तुम नहीं होती तो क्या किंग चैन मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता? डूकियान ने एक बार फिर डंडे से वार किया। तब जाकर हुओ यान ने उसे रोका। बस कर बेटी, एक सांस बाकी रहने दे। उसे जान से मत मार देना। डूकियान ने अनजाने में ही डंडा नीचे फेंक दिया। वह जमीन पर पड़ी शू मुवान को घूर रही थी, जो हिल भी नहीं पा रही थी। जैसे ही वे लोग वहां से जाने वाले थे, शू मुवान, जो अपने चेहरे को बचाए हुए जमीन पर पड़ी थी, अचानक उठी। उसका सिर खून से लथपथ था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश की। उसने जमीन से लकड़ी का डंडा उठाया और उसे डूकियान के सिर के पीछे जोर से दे मारा। इसके बाद वह अपने पेट को पकड़कर पूरी ताकत से आगे की ओर भागने लगी। पीछे से हुओ यान की चीख सुनाई दी, मेरी बेटी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। और उसके पीछे से डूकियान की गुस्से से भरी आवाज आई, उसे पकड़ो, उस कचरे को वापस लाओ। लेकिन शू मुवान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह बस अपनी पूरी ताकत से आगे की ओर भाग रही थी, क्योंकि इस बार उसका प्यार उसका इंतजार कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह कितनी दूर तक भाग चुकी थी। उसकी रफ्तार धीमी होती जा रही थी। पीछे से आ रही आवाजें बहुत पहले ही गायब हो गई थीं। लेकिन तभी आसमान से अचानक बर्फ गिरने लगी। उसके हर एक कदम के साथ बर्फ पर खून के लाल निशान छपते जा रहे थे, जो दिल दहलाने वाले थे। आखिरकार शू मुवान की ताकत जवाब दे गई। वह बर्फ पर जोर से गिर पड़ी। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा हुआ था, जो खून से सन गया था। लेकिन वह अचानक हंसने लगी। अच्छा हुआ वह अभी भी सुरक्षित है। उसने अपने खून से सने हाथों से फोन निकाला। हर एक शब्द टाइप करने में उसे बहुत दर्द हो रहा था। चेन चेन, मैं घर पहुंच गई हूं। कल मुझे लेने मत आना। मुझे अपनी दादी के साथ चेकअप के लिए जाना है। संदेश भेजने के बटन पर क्लिक करने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। पता नहीं वह कब तक ऐसे ही लेटी रहेगी। शायद अब वह उसे कभी नहीं देख पाएगी। जैसे ही बर्फ ने फोन की स्क्रीन को ढकना शुरू किया, अचानक स्क्रीन पर एक कॉल आई। उसे पता था यह कॉल मेरी थी, लेकिन फोन के दूसरी तरफ मुझे सिर्फ एक मशीनी आवाज सुनाई दी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी जवाब नहीं दे रहा है। मुझे लगा कि शायद वह नहाने गई होगी, लेकिन उसके जाने के बाद से ही मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात बीत गई। मैं एक बहुत ही बुरे सपने से अचानक जाग गया।
सपने में शुमुआन कुछ नहीं बोल रही थी, बस मुस्कुराते हुए मुझे अलविदा कह रही थी। मैंने तुरंत अपना फोन खोला। स्क्रीन बिल्कुल खाली थी, उसका कोई संदेश नहीं था। मैं बहुत ही घबराया हुआ विद्यालय पहुंचा। यहां तक कि यांग वेई को भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी शुमुआन कहाँ है? मैंने अपना सिर हिलाया। उसने छुट्टी ली है। तभी यांग वेई ने कहा, कल रात पता नहीं कहां से एक एम्बुलेंस आई थी, जिसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया। एम्बुलेंस! मेरा दिल धक से रह गया। मैंने फिर से शुमुआन को कॉल किया। इस बार फोन बंद आ रहा था। मैं घबरा गया। तभी मुझे एक ख्याल आया। दादी! मैंने तुरंत लीरा दादी को फोन किया। फोन उठते ही दादी की घबराई हुई आवाज आई। हेलो, क्या चेन चेन बोल रहा है? क्या मुवान तुम्हारे साथ है? ये बच्ची पूरी रात घर नहीं आई और उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं। दादी की यह बात सुनकर मैं सन्न रह गया। वह कल रात घर ही नहीं पहुंची थी। इसका मतलब वह किसी मुसीबत में थी। मैंने अपने कांपते हुए हाथों को संभाला और पूरी ताकत से अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, दादी, हाँ, वह मेरे साथ है। उसका फोन खराब हो गया है, मैं उसे आपसे बात करा दूंगा। मैंने जल्दी से फोन काट दिया। मैं अब खुद को शांत नहीं रख पा रहा था। शू मुवान कहाँ गई? क्या वह किसी मुसीबत में है? मुझे उसने झूठ क्यों बोला? मैं पागलों की तरह विद्यालय से बाहर भागा। मैंने सुरक्षा गार्ड की आवाज को अनसुना कर दिया। मैंने एक टैक्सी रोकी और किंग मैंकी के दफ्तर की तरफ जाने लगा। कार में बैठकर मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी बहन को कॉल किया। बहन, वह नहीं मिल रही है। मेरा उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तुम मेरी मदद करो। यह सोचकर कि शू मुवान किसी मुसीबत में हो सकती है, मेरा दिल दर्द से तड़प उठा। किंग मैंकी ने मुझे रोते हुए सुना तो वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। चेन चेन, रोना बंद करो, तुम्हारी बहन अभी पता लगाती है। 15 मिनट बाद मैं कंपनी की इमारत के नीचे पहुंचा। मैं उस लिफ्ट से टकरा गया जिससे किंग मैंकी नीचे आ रही थी, लेकिन उसने पहली बात जो मुझसे कही, उसने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। किंग चेन, खुद को संभालो। क्या? मेरा दिल घबराहट से कांप उठा। मैंने रोती हुई आंखों से उसे पकड़ लिया। क्या शू मुवान किसी मुसीबत में है? बहन, जल्दी बताओ मुझे। किंग मैंकी ने भारी आवाज में कहा, कल रात डूकियान ने उसे कुछ लोगों से पिटवाया था, एक छोटी सी गली में जहां कोई कैमरे नहीं थे। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। और वह कहां है? क्या वह घायल है? यही तो समस्या है। किंग मैंकी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। शू मुवान का कोई पता नहीं चल रहा है। वह जैसे अचानक कहीं गायब हो गई है। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। किंग मैंकी ने जल्दी से मुझे दिलासा दिया, मेरे भाई, रो मत। डू कियान, वो बेवकूफ लड़की अभी भी अस्पताल में है। तुम्हारी राजकुमारी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा है। लेकिन फिर उसने कहा, लेकिन उस गली में खून के बहुत सारे निशान हैं। शायद वह भी घायल हो गई है। बस पता नहीं कि वह भागकर कहां गई। खून के बहुत सारे निशान। ये कुछ शब्द सुनकर मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे तुरंत पिछले जन्म की याद आ गई। शू मुआन मेरी कब्र के सामने खड़ी थी और उसने अपने दिल में एक चाकू घोंप लिया था। तुम उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रही हो? बहन, उसे ढूंढो। वह पक्का घायल होगी। कल रात उसने मुझसे झूठ बोला था कि वह सुरक्षित घर पहुंच गई है। बहन, मुझे अस्पताल ले चलो। मैंने अपने आंसू पोंछे और मेरी आंखों में अब एक ऐसा दर्द था जो बर्दाश्त के बाहर था। हम सीधा दू चियन के अस्पताल वाले कमरे में पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचते ही हमें पहरेदारों ने रोक लिया। छिंग मंगछी ने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। मरना नहीं चाहते तो दफा हो जाओ। मैंने मौका पाकर कमरे के अंदर दौड़ लगा दी। मेरी आंखों में तुरंत बहुत गुस्सा आ गया। दू चियन, उसे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। बिस्तर के पास खड़ी हुई येन ने जैसे ही मुझे देखा, उसे लगा कि मैं उसकी बेटी से मिलने आया हूं और तुरंत रोने लगी। चेन, चेन, क्या तुम हमारी चियन को देखने आए हो? पता नहीं किस कमीने गुंडे ने उसे पकड़ लिया। मैं उसे जान से मार दूंगी। हुओ येन को यह बताने की हिम्मत नहीं हुई कि वह लड़की शू मुवान थी, लेकिन अगले ही पल मैंने बिना कुछ कहे सीधा मेज पर रखा, पानी का गिलास उठा लिया और बिस्तर पर बेहोश पड़ी दू चियन पर जोर से फेंक दिया। मां, बहुत दर्द हो रहा है। खौलते हुए गर्म पानी ने दू चियन को दर्द से जगा दिया। वह बहुत जोर से चिल्लाई। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। यह देखकर हुओ येन पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ी। मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तुम कमीने लड़के! लेकिन उसका हाथ अंदर आई। छिंग मंगछी ने बहुत जोर से पकड़ लिया और जोर से धक्का दे दिया। हुओ येन बहुत बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ी। दू आंटी, ऐसा मत सोचो कि तुम बड़ी हो तो कुछ भी कर सकती हो। हुओ येन का सारा घमंड टूट गया और उसने डरते हुए पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? क्या तुम चियन को देखने नहीं आए हो? शू मुवान कहाँ है? मैंने अपने गुस्से को रोकते हुए पूछा। हुओ येन की आंखों में डर दिखा, पर उसने झूठ बोला। हमें कैसे पता होगा कि वह कचरा कहाँ है? तुम लोग बिना बात के तमाशा कर रहे हो। मेरे पास फालतू की बातें करने का समय नहीं था। मैंने इधर उधर देखा और पास रखी कुर्सी को उठा लिया और दू चियन के प्लास्टर वाले पैर पर जोर से मार दिया। आछिंग, चेन,
तुम जानवर हो। दू चियन की बात पूरी होने से पहले ही मैंने एक और बार कुर्सी से मारा। वह दर्द के मारे वहीं बेहोश हो गई। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि कुछ भी गलत मत बोलना, नहीं तो सिर्फ एक पैर ही नहीं टूटेगा। मेरी आवाज एकदम शांत थी, पर मैंने बहुत बेरहमी से मारा था। हुओयेन पूरी तरह पागल हो गई। छिंग चेन, यहां से दफा हो जाओ। उसके इतना कहते ही कुछ पहरेदार अंदर आ गए और उसे पकड़ लिया। मैंने एक हाथ से कुर्सी को पकड़ा, मेरी आंखों में पागलपन था। तुम्हारी बेटी कुछ नहीं बोल सकती, तो अब तुम बताओगी, नहीं तो वह जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। वो येन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ा यह खूंखार लड़का पहले की तरह सीधा साधा कैसे नहीं रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शुमुवान गायब है तो तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और बिस्तर पर पड़ी लड़की की तरफ देखा भी नहीं। हाथ उठाकर एक और जोर की चोट मारी। कुर्सी के तुरंत कई टुकड़े हो गए। दू चियन दर्द के मारे फिर से होश में आ गई। मां, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी इकलौती बेटी हूं दीदी, मुझे एक चाकू देना। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नहीं नहीं, मैं बताऊंगी। हुओ ये आखिरकार हार मान गई। शू मूवान चियन को मारने के बाद भाग गई थी। मेरे पहरेदार उसे नहीं पकड़ पाए। हमें सच में नहीं पता कि वह कहां है। इसके बाद छिंग मंगछी ने मुझे एक छोटी गली में ढूंढ लिया। मैं बर्फ में अकेला खड़ा था। मेरे कमजोर कंधे लगातार कांप रहे थे और मैं गली के अंधेरे में देखे जा रहा था। उसे बहुत बुरा लगा और उसने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। परेशान मत हो, उसे कुछ नहीं होगा दीदी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुरंत फूट फूट कर रोने लगा। उसने दू चियन को मेरा नाम लेते हुए सुन लिया था। क्या उसे मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए था? उस कमरे में हुओ येन ने डर के मारे सब कुछ बता दिया। जब दू चियन के लोगों ने शुमुवान को पीटा तो उन्होंने उसे परेशान करने के लिए बार बार मेरा नाम लिया। मैंने देखा कि वह अपने आप को समेटे हुए थी, अपने दोनों हाथों से चेहरे को छिपाए हुए थी और उसका खून बहता जा रहा था। आखिर वह कहां चली गई? दीदी, क्या तुम मुझे बता सकती हो? मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैंने छिंग मंगछी का हाथ कसकर पकड़ लिया और भीख मांगने लगा। छिंग मंगछी ने तुरंत मुझे सहारा देकर उठाया और मुझे समझाते हुए बोली, चेन चेन, अगर वह भागने में कामयाब हो गई तो उसे कुछ नहीं होगा। वह वापस आ जाएगी। उसे इस वक्त मेरी बहुत जरूरत होगी। वह मेरा इंतजार कर रही होगी कि मैं उसे घर ले जाऊं। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। चेन चेन, मुझे सिर्फ अपनी दीदी की आवाज सुनाई दी और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो मैं एक अस्पताल के कमरे में था और मेरे मुंह से सबसे पहले यही निकला, क्या वह मिल गई? लेकिन मेरी उम्मीद भरी नजरों को देखकर छिंग मंगछी ने बहुत दुखी होकर अपना सिर नामे हिला दिया। मुझे बाद में पता चला उसने लोगों को भेजकर पूरे शहर के अस्पतालों को छान मारा था, पर उन्हें शू मुवान का कोई सुराग नहीं मिला। मेरे दिल की सारी उम्मीद एकदम से टूट गई। अगले ही पल मेरी आंखों में आंसू भर आए, पर मैंने उन्हें गिरने नहीं दिया। दीदी, मेरे लिए एक विमान तैयार करवाओ, मुझे वापस जाना है। अगर उसके बारे में कोई भी खबर मिले तो मुझे सबसे पहले बताना। 3 घंटे बाद हवाई अड्डे पर जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने अपने मम्मी पापा को मेरी तरफ दौड़ते हुए देखा। उन्हें देखते ही मेरी सारी हिम्मत जवाब दे गई और मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा, मम्मी, मेरी आवाज भारी हो गई थी और उसमें बहुत दर्द था, जैसे कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया हो। छिंग लिंगतियन ने मुझे बहुत प्यार से गले लगा लिया। चेन बेटा, शांत हो जाओ। पापा, मम्मी को सब कुछ पता है। हम छोटी मुवान को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। मैं पापा के कंधे पर सिर रखकर बहुत जोर जोर से रोने लगा। पापा, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। उसे जितना भी दर्द मिला है वह सब मेरी वजह से है। ठीक है, ठीक है, पापा को पता है तुम पापा से जो कहोगे पापा वही करेंगे। दू परिवार की उस लड़की के हाथ पैर तोड़ दो, पापा तुम्हें बचा लेंगे। पर मैंने बहुत जोर से अपना सिर न में हिलाया, क्योंकि इस दुनिया में किसी को नहीं पता कि मुझे दूसरा जन्म मिला है। 2 जन्म हो गए, पर मैं अपनी उस लड़की को नहीं बचा पाया। अगले ही पल छिंग परिवार के अध्ययन कक्ष में पापा मुझे इतनी समझदारी से कागजात जांचते हुए देखकर बहुत हैरान थे। चेन बेटा, तुम ये सब कैसे जानते हो? ऐसे ही खाली समय में देख लिया था। और छुट्टी वाले दिन मैं दीदी के कार्यालय भी तो जाता हूं। मैंने ऐसे ही कोई बहाना बना दिया। मैं उन्हें यह तो नहीं बता सकता था कि पिछले जन्म में 22 साल की उम्र में ही मैं अपनी कंपनी का महाप्रबंधक बन गया था। फिर मैंने अपना सिर उठाया। मेरी आंखों में बहुत गुस्सा था। पापा, आप दू परिवार की इन करोड़ों की परियोजनाओं की जांच करें। ऊपर से सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर आपको क्या लगता है दू युआनशेंग जैसा इंसान क्या बिना घूंसले काम करेगा? इतना ही नहीं, उनके धर्मार्थ संस्थाओं की भी जांच करें। वहां उनके असली काले कारनामे छुपे हैं। आप यह सब सबूत पुलिस को दे दें। जैसे ही दू परिवार की कंपनी गिरे,
मैं चाहता हूं कि आप तुरंत उसे खरीद लें। पापा एकदम हैरान रह गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ जैसा सीधा साधा लड़का इतने खतरनाक तरीके से काम कर सकता है। आपको बता दूं, दू परिवार छिंग परिवार के बराबर का ही दुश्मन था पापा। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मैं बस इतना चाहता हूं कि दू परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाए और मैं शू मुवान को ढूंढ सकूं। मैं जो चाहता था पापा उसके लिए तुरंत मान गए। पर उन्हें नहीं पता था कि मेरे कमरे में वापस जाने के बाद दू परिवार को खत्म करने का असली तूफान तो अब शुरू होने वाला था। कमरे में वापस आने के बाद मैंने तुरंत सू मंगछी को दूरभाष किया। दीदी, क्या वह अभी भी नहीं मिली? वहां से बस एक ही जवाब आया, मुझे माफ करना। चेन चेन, दूरभाष कट गया। मैंने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ वह नंबर फिर से मिलाया जो मुझे रटा हुआ था, पर दूसरी तरफ से फिर से वही बेजान सी आवाज आई, यह नंबर बंद है। मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। मैं पूरी तरह से निराश होकर बिस्तर पर लेट गया। बाहर कोई बहुत जोर से दरवाजा पीट रहा था, पर मुझ में उठने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उसी समय उत्तरी शहर के एक अस्पताल में वांग श्याओ श्याओ गहन चिकित्सा कक्ष में बिस्तर पर पड़ी घायल और बेहोश शू मुवान को देखकर सोच में डूबी थी। वह एक हफ्ते पहले की बात कभी नहीं भूल सकती। जब उस लड़की को शल्य चिकित्सा कक्ष में ले जाया जा रहा था तो वह लड़की जो लगभग मर चुकी थी, उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आखिरी ताकत से भीख मांगी। उसे मत बताना, अस्पताल में मेरी कोई भी जानकारी मत देना। उसका मतलब छिंग चेन से था। वांग शाओ शाओ ने चिकित्सक की बात याद की और आखिरकार अपनी जेब से वह काला दूरभाष निकाल लिया। जैसे ही उसने उसे चालू किया और यंत्र में बत्ती आई, वह पागल की तरह बजने लगा। पटल पर 99 से ज्यादा अनसुनी कॉल थीं और सब पर चेन बेटा लिखा था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उस पूरे दूरभाष में सिर्फ एक ही नंबर था, जैसे कि वह लड़का ही उसकी पूरी दुनिया हो। वांग शाओ शाओ ने एक गहरी सांस ली और उसी नंबर पर फिर से मिलाया, और इस तरफ एक हफ्ते से उसे ना देखने की वजह से मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं हर दिन उस छोटी गली में जाकर घंटों बैठा रहता और वापस आकर सोफे के कोने में सिकुड़कर बैठ जाता। ना कुछ खाता ना पीता, बस चुपचाप रोता रहता। मैं सूख कर कांटा हो गया था। मेरा बच्चा चेन चेन इतना कमजोर कैसे हो गया? छिंग मंगछी ने सोफे पर सिकुड़े हुए और तकिए के पीछे पूरी तरह छुप जाने वाले अपने भाई को देखकर बहुत दुख के साथ कहा। यांग सीलिन ने दुखी होकर एक आह भरी मुश्किल से थोड़ा सा खाता है और सोते हुए भी रोता रहता है। कमजोर तो होगा ही। छिंग मंगछी सोफे के पास आकर बैठ गई और धीरे से मेरे आंसू पोंछे। चेन चेन, अब मत रो, नहीं तो मेरी होने वाली भाभी तुम्हें देखकर बहुत दुखी होगी। पर किसे पता था, अगर वह शू मुवान का नाम नहीं लेती तो ठीक था, पर उसका नाम सुनते ही मेरे आंसू और भी तेजी से बहने लगे। दीदी, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। वह तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। फिर वह मुझे ढूंढने क्यों नहीं आ रही? क्या उसे नहीं पता कि मैं उसे कितना याद कर रहा हूं? मैं रोते हुए कांप रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। छिंग मंगछी और यांग सीलिन ने डरते हुए देखा कि मैंने अपने ही होठों को बहुत जोर से काट लिया था और तुरंत खून बहने लगा। चेन चेन, छोड़ो, इसे छोड़ो। चेन बेटा, खुद को चोट मत पहुंचाओ, बस थोड़ा और इंतजार करो, हम छोटी मुवान को ढूंढ लेंगे। वे दोनों कितना भी चिल्लाए, पर मैंने अपने होठों को नहीं छोड़ा, जैसे कि सिर्फ यह दर्द ही मुझे मेरी तकलीफ भुला सकता था। ठीक उसी वक्त एक बहुत ही जानी पहचानी और खास धुन बजी। छिंग मंगछी अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि मैं उनसे दूर होकर पागलों की तरह अपना दूरभाष उठाने दौड़ा। जब मैंने पटल पर मुंह दीदी लिखा देखा तो मेरी धड़कनें जैसे रुक ही गईं। चेन बेटा, छोटी मुवान का ही है, जल्दी उठाओ। मैंने कांपते हुए हाथों से बटन दबाया। मेरी आवाज एकदम फटी हुई थी। हेलो शू मुवान, क्या यह तुम हो? तुम कहां हो? मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थीं, पर दूसरी तरफ से एक अनजान औरत की आवाज आई। नमस्ते, मैं वांग शाओ शाओ हूं, शू मुवान अभी रेन्हे अस्पताल में है। मैंने बात पूरी सुने बिना ही तुरंत दूरभाष काट दिया और छिंग मंगछी के कपड़े कसकर पकड़ते हुए चिल्लाया, जल्दी चलो, जल्दी रेन्हे अस्पताल चलो, वह वहां है। उसके बाद आधे घंटे का रास्ता छिंग मंगछी ने गाड़ी को हवा से बातें कराते हुए सिर्फ 10 मिनट में पूरा कर लिया। अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने शू मुवान की मालकिन वांग शाओ शाओ को तुरंत पहचान लिया और दौड़कर उसके कपड़े पकड़ लिए। मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं और मैं जोर से चिल्लाया, वह कहां है? मुझे लगा था कि मैं किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार हूं, पर जब मैंने कीटाणु रहित कपड़े पहने और गहन चिकित्सा कक्ष के अंदर कदम रखा और बिस्तर पर पड़ी उस लड़की को देखा जिसके पूरे शरीर में नलियां लगी थीं, तो मेरी दुनिया जैसे उजड़ गई। मेरी उस प्यारी लड़की के चेहरे पर सांस लेने वाला यंत्र लगा था। सिर पर पट्टियां बंधी थीं,
दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ा था और वह किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह लग रही थी मेरी। उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं हुई और मैं लगभग पागलों की तरह डरकर बाहर भाग आया। ठीक उसी वक्त वांग शाओशाओ की भारी आवाज गूंजी। असल में एक हफ्ते पहले उस बर्फीली रात में वांग शाओशाओ की गाड़ी खराब हो गई थी और गलती से शू मुवान से दूरभाष पर संपर्क हो गया। उसने सुना कि घंटी पास में ही बज रही थी। पास जाकर देखा तो पता चला कि शू मुवान पूरी तरह से बर्फ में दबी हुई थी। अगर उस यंत्र की बत्ती नहीं चमक रही होती तो उसे ढूंढना नामुमकिन था। वांग शाओशाओ उस पल को याद करके अब भी कांप रही थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे बर्फ से बाहर निकाला। वह पूरी तरह खून से लथपथ थी। उसके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे और कड़े हो गए थे। मुझे महसूस हुआ कि उसकी सांसें हल्की सी चल रही हैं, तो मैं तुरंत उसे अस्पताल ले आई। इसके बाद वांग शाओशाओ ने एक और बहुत जरूरी बात बताई। जब उसे यहां लाया गया तो वह अपने सीने से एक बस्ता कसकर चिपकाए हुए थी। चिकित्सक को उसे निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। छिंग मंगछी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे पता था उसके अंदर वह उपहार था जो मैंने शू मुवान को दिया था। शू मुवान के दिल में यह उसकी अपनी जान से भी ज्यादा कीमती था। छिंग मंगछी ने गंभीर आवाज में पूछा, हमें यहां उसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं मिली? वांग शाओशाओ के जवाब ने मुझे फिर से तोड़कर रख दिया, क्योंकि छोटी मुवान ने ही ऐसा करने को कहा था। वांग शाओशाओ ने आगे कहा, एक इंसान जो पूरी तरह से घायल हो और इतनी देर तक बर्फ में जमा हो, उसका जिंदा बचना ही एक चमत्कार है। पर शल्य चिकित्सा कक्ष में जाने से पहले उसने अपनी बची कुची पूरी ताकत से मुझे पकड़ा और फुसफुसाते हुए बोली, उसे मत बताना, अस्पताल में मेरी कोई भी जानकारी मत देना। उसके पेट पर चाकू के घाव थे, सिर पर गहरी चोट थी, दोनों पैरों और हाथों पर न जाने कितने डंडे पड़े थे। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा सही सलामत नहीं था। इस पूरे हफ्ते उसकी जान बचाने की कितनी बार कोशिश की गई, उंगलियों पर भी नहीं गिना जा सकता। वांग शाओशाओ की आंखें लाल हो गईं। मैं उसकी बात मानना चाहती थी, पर चिकित्सक ने कहा, उसके शरीर के अंग सही से काम कर रहे हैं। इसका एक ही मतलब है कि वह खुद ही होश में नहीं आना चाहती। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। उसके प्यारे चेन, शायद सिर्फ तुम ही उसे जगा सकते हो। मेरे पैरों की ताकत खत्म हो गई। मैंने वांग शाओशाओ के सामने झुककर धन्यवाद किया। मेरी आवाज कांप रही थी। बड़ी बहन वांग, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच भी नहीं सकता, अगर वह नहीं होती तो मेरी वह प्यारी लड़की क्या उस बर्फीली रात में ही हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाती? मैंने वांग शाओशाओ की तरफ एहसानमंद होकर देखा, पर मेरे मन में सवाल किसी जंगली घास की तरह तेजी से बढ़ रहे थे। वह होश में क्यों नहीं आना चाहती? आखिर क्यों? क्या मैं वापस नहीं आ गया हूं? क्या उसे अब भी मेरे प्यार का एहसास नहीं हो रहा है? तभी मैंने फिर से कीटाणु रहित कपड़े पहने और धीरे धीरे गहन चिकित्सा कक्ष की तरफ बढ़ा। मैं उसके बिस्तर के पास बैठ गया और शू मुवान के ठंडे हाथों को धीरे से पकड़ लिया, उन्हें अपने चेहरे से लगा लिया। मेरा गला भर आया। शू मुवान, मैं तुम्हारा चेन हूं। क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? मैं तुम्हारे घावों पर फूंक मार दूं। तुम होश में क्यों नहीं आना चाहती? क्या तुमने मुझे इंतजार करने के लिए नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे प्यार का इजहार करने का इंतजार करूं? हमें तो अभी एक दूसरे से प्यार करना है, शादी करनी है और बच्चे पैदा करने हैं। क्या तुम्हें लगा कि मुझे ना बताकर तुम मेरा भला कर रही हो? पर क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गया था। जब मुझे पता चला कि तुम घायल हो और तुम मिल नहीं रही थी, मेरे शरीर के पोर पोर में दर्द हो रहा था। गाड़ी से टक्कर लगने के दर्द से भी कहीं ज्यादा दर्द। मेरा एक बहुत बड़ा राज है जो किसी को नहीं पता। अगर तुम अभी उठकर मुझे प्यार से चेन पुकारोगी तो मैं तुम्हें वह राज बता दूंगा। ठीक है, मैं एक एक करके बातें बोलता जा रहा था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि उस लड़की की बंद आंखों के किनारों से चुपचाप एक आंसू बह निकला। इस वक्त शू मुवान को बार बार एक ही डरावना सपना आ रहा था। शू मुवान, तुम मुझे प्यार से मत बुलाओ, मुझे तुमसे बहुत घिन आती है। तुम यहां से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम यहां से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम अब मेरे परिवार के साथ रहो। सपने में उस लड़के की बातें उसके दिल को चाकू की तरह काट रही थीं। वह कितना भी पीछे भागी, पर वह उस लड़के तक नहीं पहुंच पाई जो उसे छोड़कर जा रहा था। अचानक वह लड़का फिर से उसके सामने आ गया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर उससे माफी मांगी और उसे घर ले जाने के लिए कहा। पर जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पीछे से एक बहुत ही जहरीली आवाज आई। तुम नहीं जा सकती। क्या तुम उसके लायक हो? तुम्हें तो तुम्हारे अपने माँ बाप ने भी छोड़ दिया था। तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी गंदी हो। तुम उसके लायक बिल्कुल नहीं हो। कमरे के बाहर मैं पूरी तरह से टूट कर आ गया और सुन्न होकर गद्देदार कुर्सी पर बैठ गया। यांग सीलिन ने बड़े प्यार से मुझे पहले खाना खाने के लिए कहा, पर मैंने अचानक अपना सिर उठाया और जल्दी जल्दी बड़े बड़े निवाले खाने लगा। मेरी आंखों में एक अजीब सा पक्का इरादा था। दीदी मेरी और शू मुवान की पढ़ाई कुछ दिन के लिए रुकवा दो। यांग सीलिन एकदम से चौंक गई।
चेन, तुम अभी अपनी 12वीं कक्षा में हो, पर मैंने एकदम साफ शब्दों में कह दिया, जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं वापस पढ़ने नहीं जाऊंगा। माँ, मैं बस अपने हाथों से उसकी देखभाल करना चाहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वह होश में आ जाएगी। मैं अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दूंगा। मेरी प्यारी लड़की जरूर होश में आएगी। मुझे पक्का यकीन है कि वह बहुत थक गई है। जब उसकी नींद पूरी हो जाएगी तो वह उठ जाएगी। पर पूरा एक हफ्ता बीत गया। शू मुवान के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई और सबसे डरावनी बात यह थी कि चिकित्सक एक बहुत ही निराशाजनक खबर लेकर आए। शू मुवान का शरीर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, पर अगर वह अभी भी होश में नहीं आई तो उसकी जीने की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और उसकी जान चली जाएगी। यह मेरे लिए किसी बहुत बड़े सदमे जैसा था। मैं यह सोच भी नहीं सकता था। अगर शू मुवान सच में कभी होश में नहीं आई तो मैं क्या करूंगा? मैं अकेला बाहर गलियारे में आ गया और अपने चेहरे को हाथों से छिपाकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब से वह रक्षा धागा निकाला जो उसने मुझे दिया था। क्या उसने अपने हिस्से की सारी हिफाजत भी मुझे दे दी थी? मैंने उस धागे को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और बिना आवाज किए दुआ मांगने लगा। हे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी उस प्यारी लड़की की जान बख्श दो।